गुड मॉर्निंग। और आज से एक नया सेक्शन शुरू करेंगे। मैं कुरुक्षेत्र पूरा पढ़ाऊँगा, मतलब अपडेट कर दूँगा। जैसे कि अभी तक जो है उसे पीछे का पूरा बता दूँगा, करंट से लेकर पीछे तक का, और आगे जो आएगा उसको भी आगे बताता रहूँगा। तो कुरुक्षेत्र का जो क्लास है उसको रेगुलर देखिए। कुरुक्षेत्र 1, कुरुक्षेत्र 2, कुरुक्षेत्र 3, इस तरह करके वो आता रहेगा। देखिए अभी का जो कुरुक्षेत्र है हिंदी और इंग्लिश में जो प्रकाशित हुआ है, हम लोग दोनों को मिला के चलते हैं। आपको बस क्या है कि मेरी बातों को सुनना है, उसको बस सुनिए उन चीज़ों को, और अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो एक दो बार सुन लीजिए। अभी क्या है, जो अभी का जो कुरुक्षेत्र है उसमें गवर्नमेंट ने कई योजनाओं को लागू किया है, कई योजनाओं की बातें। हम जान रहे हैं कि हमारा देश भारत जो है वो विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से है। सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था का ये मतलब है कि भारत में आबादी का जो ग्रोथ हो रहा है और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग फेज में नहीं थी और हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं और साथ साथ हमारे इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, यानी कि नवाचार बढ़ रहे हैं। पहले नवाचार हुए नहीं, यानी इनोवेशंस पहले हुए नहीं, अब हो रहे हैं। और अभी अगर इनोवेशंस की बात करें हम, तो हमारा देश जो है वर्ल्ड में 131 अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग माने तो हमारा देश 48वें नंबर पे आ चुका है इनोवेशन के मामले में। 131 अर्थव्यवस्थाओं में 48 पे आना बुरा नहीं है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये बेसिक परिचय है जो कि हम कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंगे तो हमें कुरुक्षेत्र 1 और 2 दोनों में ये बेसिक चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी। आगे हम लोग देखें, उद्यमिता को देखें या हमारे काम के रेशियो को देखें तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश की 64% आबादी जो है वो युवा लोगों की है। युवा लोगों की मतलब ये है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, WAP बोलते हैं उसको। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो 15 से लेके 64 साल के बीच की जो एज होती है उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पूरे भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन में भारत जो है वो सबसे टॉप पर है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी इतनी समृद्ध वर्किंग एज पॉपुलेशन हो, यानी कार्यशील जनसंख्या, यानी वो जनसंख्या जो काम कर सकती है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। इवन चाइना में भी ऐसा नहीं है। चाइना क्या बूढ़ा होता देश है, इसलिए अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी है, यानी कि एक व्यक्ति अब 3 बच्चों को पैदा कर सकता है। अब भारत ने क्या है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया है और इसी तरह देखें अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल लेवल पर, इन सब के बारे में भी छोटी छोटी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी मैं हो सकता है आगे की वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताऊं। अभी इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर देता हूं। रशिया के साथ मिलके भी भारत एक कुछ व्यवस्था कर रहा है, उस व्यवस्था का मुझे प्रॉपर वे में नाम याद नहीं आ रहा, और पुतिन के साथ उन्होंने एक समझौता किया है जिसके तहत जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर में अच्छा वर्क किया जाएगा। नाम उसका है एम साइरस नाम है उसका, जिसके तहत किया जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, अगली कक्षा में देख लें या अभी देख लें, लेकिन थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हो सकता है बोर्ड का यूज़ करें या हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर ले आएँ तो कंप्यूटर और पेन टैब की सहायता से ये और इनोवेटिव हो जाएगा। जब हर जगह इनोवेशन की बात हो रही है और मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री है मेरे पास, तो हम अपनी क्लासेस में फुल इनोवेशन लेके आएंगे। अभी क्या मैं खुद ही तैयारी में बहुत ज़्यादा इंगेज था तो मैंने कभी भी इस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अभी जितने कमेंट्स मैंने पढ़े तो वो काफ़ी इनकरेजिंग कमेंट्स थे, मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली। तो अब मैं चाहता हूँ कि टीचिंग करूँ, चाहे मैं अधिकारी बन जाऊँ, चाहे कुछ करूँ ना करूँ, टीचिंग ज़रूर करूँ ताकि मैं सब लोगों के बीच में पहुँच सकूँ। स्कूल लेवल पे हमने देखा कि अटल टिंकरिंग लैब्स थी, उसी तरह विश्वविद्यालय स्तर पर भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर खोलने की बात है विश्वविद्यालय स्तर पर। साथ ही कम्युनिटी लेवल पर अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर ये खोलने की है। और एक और योजना है एराइज योजना है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा सा है। एराइज योजना का फुल फॉर्म है, मतलब
ये जो फुल फॉर्म रचने में क्या है ना कि हमारा मंत्रालय सब एकदम माहिर है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। एराइज का हो जाएगा अप्लाइड रिसोर्सेज फॉर इंटरप्राइज, अप्लाइड इनोवेशन एंड रिसोर्स फॉर स्मॉल इंटरप्राइज, ये हो जाएगा एराइज का मतलब, ठीक है ना। पढ़ा हुआ रहता है, कई बार ध्यान में नहीं आ पाता। तो ये सब चीज़ें जो है भारत सरकार लागू करने के अभी इच्छुक है, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। खास करके जो प्री का एग्ज़ाम्स होगा किसी का भी स्टैंडर्ड तरीके का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, इन सब में यहाँ से एक दो क्वेश्चंस टाइप का बनने का पूरा चांसेस रहेगा। कुरुक्षेत्र से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम स्टूडेंट्स बोलते हैं कहाँ से आया प्रश्न, पता ही नहीं चला। देखिए, अगर इसके बेसिक निष्कर्ष पे पहुँचे ना, तो अभी आने वाले सालों में ना आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में भारत की बहुत अच्छी प्रगति हुई है। 180 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का उछाल है और इसने दुनिया को चकित कर दिया है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। इस लेक्चर को 10 मिनट का ही रखते हैं और इसको कुरुक्षेत्र 1 के नाम से इसको डालेंगे, फिर कुरुक्षेत्र 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आता रहेगा। एक एक टॉपिक को मैं पूरे अच्छे से बताऊँगा। तो अभी देखिए, भारत सरकार जो है ना नवाचार के ऊपर में, इनोवेशन के ऊपर में बहुत ध्यान दे रही है। तो ध्यान देने का क्या कारण है? ध्यान इसलिए दे रही है क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ी से बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन चूँकि यंग लोग की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। और रिसोर्सेज की हमारे पास ये नहीं कि बहुत शॉर्टेज है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत एबंडेंट मात्रा में रिसोर्स है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती है कि हम अगर अपने यहाँ हर चीज़ों को बनाने लग जाएं, यानी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम लोग बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि बाहर पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, चाइना और अमेरिका या बाहर जैसे देशों पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हमारी बड़ी आबादी को क्या है, रोज़गार मिल जाएगा। देखिए, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप सर्विस सेक्टर में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कितने लोगों को दे सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब गिने चुने लोगों को ही मिल सकता है, लेकिन अगर बड़ी आबादी को अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए और मैन्युफैक्चरिंग में उनको लगा दिया जाए और मैन्युफैक्चरिंग का वर्कफोर्स अच्छा हो, उनको एक अच्छी लाइफ दी जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग से हमारे देश का कायाकल्प हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ने चाइना का कायाकल्प कर दिया। हम लोग जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में नवाचार को, यानी इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कुरुक्षेत्र का जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं कि कई सारी क्रांतियाँ हुई, हरित क्रांति हुई, पीली क्रांति हुई, नीली क्रांति भी हुई। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र में और जो क्रांतियाँ हुई, उसके अलावा भारत सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो भी शुरू हुई है। तो ये भी हम लोग कृषि क्षेत्र में देखेंगे। अभी ये जो देखेंगे ना, इसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि जो जैसे मैं जब बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हो सकता है कनेक्ट कर रहे हों, बहुत सारे लोग कनेक्ट ना कर पा रहे हों, उनको थोड़ा सा रिटेन मैटर दिखता तो अच्छा लगता। जैसे बोर्ड पे मैं लिखने लगूँ तो बहुत देर लगेगा एक क्लास को ख़त्म करने में। तो ये बेसिक्स है, जैसे मैंने इसको चालू किया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि बगल से स्क्रीन भी चलती रहे, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो बगल से उसके स्क्रीन आती रहे और मैं आराम से बताता जाऊँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उसको प्रॉपर वे में कनेक्ट कर पाएँ। बहुत जल्दी कोशिश है कि मैं कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम इकट्ठा कर लूँ और सब लोगों को बजाबता पीडीएफ वगैरह भी पढ़ूँ, जो पढ़ाऊँ उसका पीडीएफ वगैरह भी मैं दे दूँ यहाँ पर। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।